हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो अपन टॉपिक समझने वाले हैं वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंबाइंड चार्ट। अब तक अपन ने जो इंडिविजुअल कंडीशन समझी थी, अब मैं उनको कंबाइंडली आपको समझाऊंगा एक ही चार्ट के ऊपर। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप कंपैरेटिवली उसको चेक कर सकते हो कि कौन सी कंडीशन में कौन सी एंट्री होनी चाहिए। तो देखते हैं इसका कंबाइंड चार्ट। करेक्टर के नेम मैंने वही रखे हैं, ए और बी, जो अब तक आप समझते हुए आए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ए की एंट्रीज। ए कौन है? ड्रॉवर या सेलर जिसे अपन कहते हैं। वो मैक्सिमम एंट्रीज क्या करेगा, अपन उसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो ए ने सबसे पहले बी को माल बेचा, तो एंट्री होगी बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बी को डेबिट किया, डेबिट द रिसीवर, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। बी को माल बेच दिया, पैसा आएगा, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। किसने बिल दिया आपको? बी ने। अगर कैश देता तो मैं कैश टू बी करता, अभी बिल दिया है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं बी आर टू बी लिखूंगा। सही है, आगे देखिए। नाउ अब आपके पास कुछ कंडीशंस हो जाएंगी। कंडीशंस क्या देखें? कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, अपन वो देख रहे हैं। हो सकता है कि आप बिल को खुद ही रिटेन करो, अपने पास ही रखो। हो सकता है कि आप बिल को डिस्काउंटेड करवा लो। हो सकता है कि आप बिल को इंडोर्स कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल सेंट फॉर कलेक्शन कर दो, किसी और को बिल बैंक को दे दो कि अभी तुम कलेक्ट कर लो। और ऐसा भी हो सकता है कि रिबेट की कंडीशन आ जाए। तो देखिए, ये 5 कंडीशन है। इन पांचों कंडीशंस के बारे में मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा। सही है, तो ये 5 कंडीशन है। तो अपन देखते हैं कि बिल अगर आप रिटेन करोगे तो बिल तो डेबिट आपने कर रखा है, डेबिट ऑलरेडी आपकी बुक्स में है, तो अब डेबिट करने का क्या मतलब है? तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती। यानी आपका बिल यदि आप ही के पास है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। ये बात अपन को याद रखनी है। डिस्काउंटेड, अगर वक्त से पहले हमें पैसे चाहिए तो हम बैंक को ऑफर करते हैं कि हाँ भाई आप हमें पैसे दे दीजिए, भले ही चाहे कुछ डिस्काउंट काट लीजिए। तो हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। हम बी आर उसको देते हैं बैंक को। ये एंट्री आपकी होती है डिस्काउंटिंग की कंडीशन में। इंडोर्स की कंडीशन में बिल आपने किसको दे दिया? सी को, तो सी को डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर, और बिल चल जाएगा तो टू बी आर। सही है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन में आपने बिल किसको दे दिया? बिल सेंड फॉर कलेक्शन के नाम से एक अकाउंट खोल दिया, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये उसको दे दिया। अगर रिबेट की कंडीशन हो तो मैच्योरिटी डेट के पहले ही आपके यहाँ पेमेंट आ जाता है, तो आप एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट आपका लॉस है इसलिए रिबेट अकाउंट डेबिट टू बी आर, बिल चला जाता है। तो ये 5 कंडीशन जो हैं वो आपकी यहां हो रही हैं। नाउ ऑन मैच्योरिटी, सर अगर मैच्योरिटी डेट आ गई, ड्यू डेट आ गई, अब पैसा मिलने का टाइम आ गया है, तो अब क्या एंट्री होनी चाहिए उसे अपन देख रहे हैं। यहां बिल आप ही के पास है, आप ही ने रिटेन किया था, तो पैसा आप ही को मिलेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश तो आ जाएगा और बिल चला जाएगा, टू बी आर। अगर ये क्या है? बिल मैच्योर हो गया। इस कंडीशन में बिल किसके पास है? डिस्काउंटिंग की कंडीशन में बिल है बैंक के पास, तो पैसा किसको मिलेगा? बैंक को। तो आप क्यों एंट्री करेंगे? इसलिए इस कंडीशन में कोई एंट्री नहीं होगी। इंडोर्समेंट की कंडीशन में बिल किसके पास? हमने दे दिया था सी को, तो बिल है सी के पास, पैसा किसको मिलेगा? सी को। तो हम क्यों एंट्री करेंगे? इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। इस कंडीशन में बिल बैंक के पास है, वो आपको मेल करेगा, एसएमएस करेगा कि आपका पैसा आ गया है, तो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गया है, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कि सर पैसा आ गया, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट जिसको आपने डेबिट किया था उसको आपने क्रेडिट करके क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ठीक है, इस कंडीशन में तो कैश आ चुका है, तो आगे किसी कंडीशन में आपकी एंट्री होनी नहीं है, तो पूरा ही ब्लॉक खत्म हो गया। पैसे ही आ चुका तो फिर और क्या कंडीशन होगी? तो ये मैच्योरिटी की कंडीशन है
जब मैच्योरिटी डेट आ जाए आपको पैसा मिल जाए, यानी ये तब है इफ ऑनर्ड। ये ऑनर्ड की कंडीशन है, ये डिसऑनर की कंडीशन नहीं है, ये ऑनर्ड की कंडीशन है। ठीक है, ये मैंने लाइन खींच दी सर, ऑनर्ड की कंडीशन हो गई। इफ डिसऑनर्ड, अब जो हम कंडीशन देख रहे हैं वो डिसऑनर्ड की है। डिसऑनर्ड की कंडीशन का मतलब क्या हुआ? डिसऑनर्ड का मतलब ये है कि जो बी है वो एबल नहीं है बिल का पेमेंट करने में। इस कंडीशन में अब आपके पास पैसा नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो क्या होगा? कैश तो नहीं आ सकता, कैश तो नहीं आ रहा, पेमेंट हुआ ही नहीं तो कैश कैसे आएगा? बट इस कंडीशन में आप बी से पैसा मांगेंगे कि भाई ऐसा है, आपने बिल का पेमेंट किया नहीं है, बिल डिसऑनर हो चुका है, दैट्स व्हाई अब आप हमें मुझे पैसा दीजिए इस बात का। तो आप बी को डेबिट करके क्या बना लोगे? डेटर बना लोगे। तो याद कर लें एक रूल, डिसऑनर की कंडीशन में बी हमेशा डेबिट होगा। वापस बोल रहा हूं, डिसऑनर की कंडीशन में बी हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि हम बी को डेटर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उसने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, बिल डिसऑनर हो चुका है, दैट्स व्हाई हम बी को डेबिट करके अपना डेटर बनाएंगे। कैसे? देखते हैं। तो इस कंडीशन में बिल आपके पास है, आप बी को डेबिट करो, बी डेबिट टू बी आर। देखो यहां जब पैसा मिल गया था तो कैश टू बी आर, और नहीं मिला तो बी टू बी आर, यानी कैश की जगह क्या आ गया? बी, बस और कुछ नहीं है। यहां कैश टू बी आर था, यहां क्या हो गया? बी टू बी आर। इस कंडीशन में बिल डिसऑनर हो गया। सी आपसे पैसा बैंक आपसे पैसा मांगेगा, तो बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा और वो आपका क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। सही है, बैंक आपसे पैसा मांग रहा है क्योंकि बिल आपने बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया था, इसलिए बैंक आपसे पैसा मांगेगा या बैंक अकाउंट से निकाल लेगा, टू बैंक होगा, पैसा चला जाएगा। और आप ये पैसा किससे मांगोगे? बी से, तो बी डेबिट टू बैंक। यहां भी बी डेबिट हुआ था, मैंने आपको बताया था डिसऑनर की कंडीशन में बी हमेशा डेबिट होगा, ये बात याद रखिए। इस कंडीशन में बिल किसके पास है? सी के पास, तो सी आपसे पैसा मांगेगा, क्योंकि सी आपका क्रेडिटर बन गया। और आप किससे मांगोगे? बी से, आप बी को डेबिट करोगे, तो बी डेबिट टू सी। बी आपका डेटर बन गया, सी आपका क्रेडिटर बन गया। डेटर को डेबिट करते हैं, क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं, सिंपल। इस कंडीशन में क्या हुआ? इस कंडीशन में केस ये है कि अब आपका पैसा नहीं आया, तो आप बी को क्या करोगे? बी डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। जिस बिल सेंड फॉर कलेक्शन को आपने डेबिट किया था, यहां क्रेडिट कर दो। जैसे अगर ऑनर होता तो बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अब बी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सही है। अब इस कंडीशन में जब भी डिसऑनर होगा, साथ में एक कंडीशन आपकी और आएगी, दैट इज नोटिंग चार्जेस। ये साथ में चलती है। अगर बिल डिसऑनर हुआ है तो नोटिंग चार्जेस होंगे, ये बात तय है। कैसे होंगे देखते हैं। देखो नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? सबसे पहले तो इस चीज को समझने की जरूरत है। हु होल्ड द बिल एट द टाइम ऑफ डिसऑनर। वापस बोलो, हु होल्ड द बिल एट द टाइम ऑफ डिसऑनर, यानी बिल जब डिसऑनर हुआ हो उस वक्त बिल किसके पास था, वो नोटिंग चार्जेस पे करता है। सही है, यानी कैश पे करता है। नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं? देखिए जैसे बिल डिसऑनर हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको नोटेरी पब्लिक के पास जाना पड़ता है। आप नोटेरी पब्लिक के पास जाते हैं, उसको कहते हैं देखिए ये बिल है, ये डिसऑनर हो गया है। वो देखता है हाँ भाई बी का नाम लिखा हुआ है, वो बी को फोन करता है, कंफर्म करता है कि क्या आप पेमेंट कर रहे हैं। तो बी को तो पेमेंट करना ही नहीं था, नहीं तो डिसऑनर होता ही क्यों। तो बी को पेमेंट नहीं करना, बी पेमेंट नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में नोटेरी पब्लिक क्या करता है, उस बिल के ऊपर एक स्टांप लगा देता है डिसऑनर्ड की और अपने सिग्नेचर कर देता है कि हाँ भाई मैंने चेक कर लिया कि ये बिल डिसऑनर हो चुका है। नाउ आप इस बिल के लिए बी के ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं और ये बिल जो है वो बैंक में ले जा सकते हैं। यानी अब वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया और ये बात लीगली प्रूवन हो गई है कि बिल डिसऑनर हो गया। ये किसने प्रूवन की? नोटेरी पब्लिक ने। लेकिन वो ये सब काम फ्री में तो नहीं करेगा, दैट्स वाई हमें उसको कुछ लीगल चार्जेस देने पड़ेंगे। उन लीगल चार्जेस को नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। ये नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? जो कि उसके बाद बिल लेके जाता है, यानी जिसके पास उस वक्त बिल होता है, हु होल्ड द बिल एट द टाइम ऑफ डिसऑनर। ओके, देखते हैं। तो यहां बिल किसके पास है? यहां बिल है आपके पास, ए के पास। तो ए इस कंडीशन में नोटिंग चार्जेस को डेबिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रीजन है, देखिए ये खर्चा किसके कारण हो रहा है? ये खर्चा हो रहा है बी के कारण।
तो ए कहेगा बी को, देख भैया खर्चा तेरे कारण हो रहा है, मैं नोटिंग चार्जेस पे तो कर रहा हूं लेकिन लूंगा तुझसे। वापस बोल रहा हूं, ए बोलेगा बी को कि मैं नोटिंग चार्जेस पे तो कर रहा हूं लेकिन लूंगा तुझसे, दैट्स व्हाई बी मेरा डेटर बन गया। इस कंडीशन में मैं बी को डेबिट करूंगा, ना कि नोटिंग चार्जेस को डेबिट करूंगा। सही है, मैं यहाँ किसको डेबिट करूंगा, बी को। तो मैं एंट्री करूंगा बी डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई कैश तो मेरा गया है इसलिए क्रेडिट हो गया, और बी को डेबिट कर दिया क्योंकि बी मेरा क्या बन गया, डेटर बन गया। तो बी टू कैश, ये एंट्री होती है नोटिंग चार्जेस की। वैसे कई लोग इस दोनों एंट्रीज को कंबाइन भी कर देते हैं। मान लेते हैं 1000 रुपए का बिल है और 10 रुपए का नोटिंग चार्जेस है, तो वो बी को डेबिट कर देते हैं 1010 से टू बी आर टू कैश। तो कई लोग इसकी कंबाइन एंट्री भी कर देते हैं, लेकिन मैं इसकी इंडिविजुअल एंट्री कर रहा हूं। ओके, आगे चले। इस कंडीशन में बिल किसके पास है, इस कंडीशन में बिल है बैंक के पास, तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, बैंक। ये उसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। लेकिन इस कंडीशन में बैंक आपसे कितने रुपए मांगेगा, 1010, और आप बी से कितने रुपए मांगोगे, 1010। यानी इस एंट्री का इंपैक्ट जो है ऊपर वाली एंट्री में ही पड़ गया। सही है, यानी ये एंट्री अलग से नहीं होती, इसके अमाउंट चेंज हो जाते हैं। इस कंडीशन में बिल किसके पास है, सी के पास, तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, सी। हम तो उसकी एंट्री करेंगे नहीं, तो सी इस कंडीशन में कितने रुपए मांगेगा, 1010, और आप भी बी से कितना मांगेंगे, 1010। आप कहेंगे सर बी सब में 1010 डेबिट हो रहा है, यहाँ 1000 डेबिट हुआ है, बट यहाँ 10 अलग से भी तो डेबिट हुआ है, तो कुल मिलाकर तो डेबिट 1010 ही हुआ ना। कुल मिलाकर वो जो डेबिट हुआ वो 1010 ही हुआ है। सही है, तो सब जगह अभी तक 1010 ही चल रहा है। इस कंडीशन में बिल किसके पास है, बैंक के पास, तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, बैंक। तो बैंक के पास तो आपका अकाउंट है, वो आपसे पैसा क्यों मांगेगा, आपको इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। पर बैंक इस कंडीशन में जब बिल डिसऑनर होगा तो बैंक आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेगा। आपका अकाउंट उसके पास ही, वो 10 रुपए निकाल सकता है। 1000 रुपए का आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्लोज हो जाएगा, और आप बी से कितने रुपए मांगेंगे, 1010। तो इस कंडीशन में भी ये एंट्री इसके साथ ही हो जाती है। सही है, यहां भी इसके साथ ही हो गई। तो इन सभी कंडीशन में आप देख रहे हो, ये भी आप साथ कर सकते हो, पर नॉर्मली बुक्स में अलग से की गई है, इसलिए मैंने आपको इसको अलग से समझाया है। तो इन सभी कंडीशन में बी डेबिट कितने से हुआ, 1010 से। यहां तो केस ही नहीं खत्म हो गया, कैश आ चुका है, तो अब तो ये केस खत्म ही हो गया। सही है, तो इन सभी केसेस में बी डेबिट कितने से हुआ, 1010 से। नोटिंग चार्जेस की एंट्री केवल आप उसी केस में करते हैं जब बिल आप खुद रिटेन करते हैं, अदरवाइज आप नोटिंग चार्जेस की एंट्री नहीं करेंगे। बल्कि उन सभी कंडीशन में एंट्री कोई नहीं होगी। हाँ, ऊपर वाली एंट्री में उसका इंपैक्ट आ जाएगा, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, और यहाँ 10 अलग से निकाल लिया है बैंक से। तो ये आपकी बेसिक एंट्रीज हैं जो कि ए करता है। अब ये बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होने के बाद क्या कंडीशन आएंगी उनको अपन देखते हैं। अब बिल आएगा बात रिन्यूअल की। अब किस चीज की बात आएगी, रिन्यूअल की। रिन्यूअल का मतलब है कि एक नया बिल लिखा जाए। क्या कि ए बी को कहेगा भैया आपका पुराना वाला बिल तो डिसऑनर हो गया, अब आप मुझे कैश दीजिए। तो उस कंडीशन में बी कहेगा भाई पैसा तो मेरे पास अभी नहीं है, होता तो मैं दे ही देता, आप एक काम करो मुझ पे एक नया बिल लिख दो। तो ए कहेगा भाई नया बिल लिख दो, अभी 3 महीने तुमने पहले ही डिले कर दिया, अब नेक्स्ट 3 महीने का तुम और डिले करवाओगे तो मुझे तो 6 महीने का इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा। तो इस कंडीशन बी कहेगा चलो ठीक है, एक काम करो, जो नेक्स्ट 3 मंथ का आप नया बिल लिख रहे हो या नेक्स्ट 2 मंथ का आप जो नया बिल लिख रहे हो उस पर मैं आपको 2 मंथ का इंटरेस्ट भी दूंगा। तो इस पहले केस में रिन्यूअल के केस में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है इंटरेस्ट की, कि इंटरेस्ट का क्या होगा। मान लेते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो आपका 50 रुपये है। देखते हैं क्या केस है। तो रिन्यूअल में सबसे पहला केस आता है इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट में आपके पास 2 केस होते हैं, इन कैश और नॉट इन कैश। या तो आपको इंटरेस्ट कैश में मिल जाएगा कि वो कहता है ठीक है मेरे पास 50 रुपए तो है, मैं इंटरेस्ट तो कैश में आपको दे सकता हूं। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितने रुपए, 50। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, इंटरेस्ट क्रेडिट ऑल इनकम्स। सही है, अब आपके पास इंटरेस्ट कैश में आ गया। सर इंटरेस्ट कैश में नहीं आता, तो मैं एंट्री करता बी डेबिट टू इंटरेस्ट 50 रुपीज। अब क्या मैंने बी को डेबिट कर दिया। बी को डेबिट क्यों कर दिया, क्योंकि बी मेरा डेटर बन गया। यहाँ कैश आ गया था, यहाँ कैश नहीं आया, दैट्स व्हाई मैंने बी को क्या कर दिया, डेबिट करके डेटर बना लिया। इंटरेस्ट को क्रेडिट करना ही है क्योंकि हमारी इनकम तो है ही। अब नया बिल आएगा कि सर इंटरेस्ट का काम हो गया, अब नया बिल करें।
बिल आने की एंट्री तो यही है, बी आर टू बी, तो एंट्री तो वही आएगी क्या, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, नया बिल आ जाएगा आपके पास। ये सेम एंट्री यहां भी हो सकती है, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, यही एंट्री होगी। सर अमाउंट क्या आएगा, देखिए अमाउंट देखो, 1000 रुपए का तो बिल है, 1000 रुपए का तो बिल है, और 10 रुपए नोटिंग चार्जेस भी लेने, कौन से, ये वाले, बी डेबिट 1010 से है तो उससे लेंगे भी तो 1010, तो 1010 रुपए का आपका नया वाला बिल होगा। सर इस कंडीशन में बी को आपने एक डेबिट और कर दिया, भाई 1010 से तो डेबिट था ही, 50 से डेबिट और कर दिया, तो अब आपको 1000 प्लस 10 रुपए का नोटिंग चार्जेस प्लस 50 रुपए का इंटरेस्ट, वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपने बी को डेबिट और किया, यहां बी को डेबिट नहीं किया था, यहां डेबिट किया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नए वाले बिल में, रिन्यूअल की कंडीशन में नए वाले बिल में इंटरेस्ट कब ऐड होता है, तो अगर नॉट इन कैश हो, इन कैश वाले में इंटरेस्ट ऐड नहीं होता, नॉट इन कैश वाले केस के अंदर इंटरेस्ट ऐड होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? सर बिल आ गया अब क्या होगा, देखो बिल आ गया तो अब तो वही एंट्री, बिल आने के बाद आपने क्या एंट्री की थी, ये एंट्री, ये आ गए, वही एंट्री है ये वाली, अब वही 5 केस, कि हाँ भाई आप इन 5 में से कोई सा भी केस कंटिन्यू कर सकते हो, वो क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है। ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक कि बिल ऑनर ना हो जाए। क्लियर है? वैसे आपको एक ही फ्लो देगा कि एक बार डिसऑनर हो गया, आपने रिन्यूअल कर लिया, इसके बाद नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो ये आपका हो गया रिन्यूअल का केस। रिन्यूअल में यानी इसके बाद आप वापस से यही आ जाएंगे। अगर मैं आपको ये कहूं कि स्टेप नंबर 1 ये है, ये स्टेप नंबर 2 है और ये स्टेप नंबर 3 है, तो अब आप थर्ड केस से वापस से चालू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली एंट्री तो कर ली वहां, अब इसके बाद ये 5 केस आपके लग सकते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। सही है? ये बी आर वाली वही एंट्री है जो यहाँ है, सेम एंट्री है। हाँ, अब अमाउंट नए हो चुके हैं, 5 केस में से भी कोई सा भी केस आपका लग सकता है, ये अपन को ध्यान रखना है। सर अब भी अगर पेमेंट ना आए फिर रिन्यूअल हो जाएगा, फिर ये साइकिल चालू होगी, फिर नहीं आए पर एक ही केस लगे, मैं कहा ज्यादा नहीं देंगे आपको। अब सर सब कुछ हो गया, अभी भी पेमेंट नहीं हो रहा, और बी हो गया इंसॉल्वेंट, यानी केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, बी हो गया इंसॉल्वेंट। तो अब हम लास्ट स्टेप में क्या एंट्री करेंगे वो अपन देखते हैं। तो देखो केस आ रहा है आपका इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी की कंडीशन यही है, बिल डिसऑनर हो चुका है, बी को आप डेबिट कर चुके हैं और अब वो पैसे आपको दे नहीं रहा, दैट्स व्हाई आप क्या करेंगे, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देंगे कि भाई अब ये इंसॉल्वेंट हो चुका है और अब हम लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले जो बिल है वो डिसऑनर करना पड़ेगा वापस से, है ना। ये केस आपका कंटिन्यू हो गया था, बी पैसा दे नहीं रहा तो बी को डेबिट करो, वही बिल डिसऑनर हो गया, बी टू बी आर। कि सर सबसे पहले तो हमने इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो गई है, इसका मतलब बी अब पैसा नहीं देगा। वापस से बोल रहा हूं, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो गई है, अब बी आपको पैसा नहीं देगा, तो अब बी को डेबिट करके अपना डेटर बनाइए। अब आप उससे निगोशिएशन करेंगे कि भाई अब तो हमें कितने पैसे दे सकता है। मान लो वो आपको कहता है कि सर मैं तो आपको है ना 50% पैसे दे सकता हूं और 50% नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, हम बी से कितने रुपए मांगते थे, मान लेते 1010 रुपए मांगते थे। अब आपको पैसा रिसीव होगा, जितना भी वो दे, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना परसेंट, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट 1010 का आधा 505, बाकी पैसा अब नहीं मिलेगा, इंसॉल्वेंसी हो चुकी है, इसलिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 505 टू बी 1010। ये लो जी, तो ये आपका पूरा केस है एक ही मैक्सिमम एंट्रीज का, कि एक ही बुक्स में मैक्सिमम एंट्रीज कौन सी हो सकती हैं। ये बेसिक 2 एंट्रीज, देन 5 केस। 5 केस में कंडीशंस हैं, पहला अगर ऑनर्ड हो जाए तो क्या एंट्री है, डिसऑनर्ड हो जाए तो क्या एंट्री है, और जब डिसऑनर्ड होगा तो नोटिंग चार्जेस की एंट्री अलग से होगी जो कि अपन को ध्यान रखनी है साथ में। और देन रिन्यूअल का केस आएगा। रिन्यूअल में सबसे पहले इंटरेस्ट को कंसीडर करो, या तो कैश में मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, यहाँ कैश डेबिट हो रहा है या बी डेबिट हो रहा है। अगर कैश में मिल गया तो इस नए वाले बिल के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं जुड़ेगा, लेकिन यहां जुड़ेगा क्योंकि आपने बी को डेबिट किया है। फिर वापस से आप थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे, 5 केस में से कोई सा भी केस हो सकता है और ये साइकिल वापस कंटिन्यू हो जाएगी। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी 2 स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। सबसे पहले बिल को डिसऑनर कीजिए, क्वेश्चन में नहीं कहा जाएगा, ये आपको करना है।
और देन आपको जितना कैश कहा गया है उतना आप रिसीव कर लीजिए। ये आपका फुल फ्लैश चार्ट है एक ही बुक्स में, इससे मैक्सिमम एंट्रीज नहीं हो सकती। 99% केसेस में आपकी यही एंट्री होगी। इस चार्ट को आप 3-4 बार खुद बना लीजिए जिससे आपको ये लर्न हो जाए। उसके बाद आप इसको किसी भी क्वेश्चन में एप्लीकेबल करेंगे, वो पहली बार में सॉल्व होगा, ये बात मेरी श्योरिटी है। इस चार्ट से आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। ओके, थैंक यू।